हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लेक्चर 2 में डिस्कस किए थे फ्लूइड प्रॉपर्टीज। और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आपकी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट, इन तीनों प्रॉपर्टी को हम अच्छे से कवर कर लिए थे। एक आपका था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को भी हमने कवर किया था, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी में 50 मिनट तक तो ऑडियो की क्वालिटी बेहतर है। वो वीडियो बना था आपका 1 आवर 14 मिनट का, जिसमें 50 मिनट के बाद ऑडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं है। आवाज़ जो है ब्रेक होके आ रही है, तो आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए वो जो टॉपिक था कंप्रेसिबिलिटी 50 मिनट के बाद, उसको अब इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो टॉपिक, आवाज़ ब्रेक होके आ रही थी, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है वो हम सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। वो सब कुछ लिखा हुआ है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार आपको फिर से। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। कंप्रेसिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बीटा से। बीटा इज इक्वल टू होता है 1/k। बीटा क्या है? कंप्रेसिबिलिटी है। के क्या है आपका? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी को यदि हम डिफाइन करें तो एबिलिटी टू बी कंप्रेस, जो कंप्रेस हो सकता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर एक ताकत होती है जिसको कंप्रेस नहीं होने देती। वो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जिसके अंदर जितना बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतने ही कम होगी। जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंप्रेस कम होगा। यानी आपका के ज़्यादा होगा तो बीटा कम होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक रिलेशन होता है। यदि इसको हम डिफाइन करें तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अब के बराबर क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या लिखा हुआ है? एरिया। तो 1 मिनट, ये क्या लिखा है आपका? एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बीटा बराबर क्या होता है आपका? 1/k। आप पढ़ चुके हैं ना ऊपर। बीटा बराबर क्या होता है? 1/k। के की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? पास्कल में। 1/पास्कल हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पास्कल इनवर्स। एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? पास्कल में होती है कि पास्कल इनवर्स में होती है? वो होता है पास्कल इनवर्स में। पास्कल इनवर्स में। इसके बाद हम देख लिए थे चीज़ की बीटा बराबर क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी बराबर होता है 1/बल्क मॉडुलस। वही चीज़ की बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। बल्क मॉडुलस कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर हम एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किए थे। एक सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है और ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। अब वर्तमान में जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें सिलेंडर में प्रेशर पी लग रहा है और वॉल्यूम क्या है? वी, और प्रेशर क्या है? पी। हम क्या करते हैं कि सिलेंडर में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देते हैं। डीपी अमाउंट से मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया। जब डीपी अमाउंट से प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम पहले वी था तो थोड़ा सा माइनस डीवी अमाउंट से वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ाने पर तो वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम।
वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, तो वॉल्यूम कम हो रहा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो आपकी न्यू कंडीशन बनती है, इस टाइम पे प्रेशर कितना हो गया, P प्लस डी पी हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, V माइनस डी वी। तो यदि हम निकालें कि इसमें प्रेशर कितना चेंज हुआ, चेंज इन प्रेशर निकालते हैं, तो चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए क्या होगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया, बढ़ाने पर हो गया था P प्लस डी पी, और इनिशियल प्रेशर कितना था P, तो कितना आ जाएगा डी पी। इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम निकालें तो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना था, V तो पहले था, माइनस डी वी से कम हो गया था, तो V माइनस डी वी, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, तो कितना निकल के आएगा, माइनस डी वी। ओके, अब आप ये बताइए, आप हुक्स लॉ पढ़े होंगे, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अच्छे से पढ़ाया गया है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ सिलेंडर के केस में जो अपना सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पूरे कंप्लीट सिलेंडर में प्रेशर लग रहा है, पूरे सिलेंडर पे प्रेशर लग रहा है। तो स्ट्रेस यहाँ पर, स्ट्रेस यहाँ क्या है, सिग्मा ना हो के पी है, लेकिन पूरे वॉल्यूम पे है, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना था आपका, डीपी था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना है, डीपी। स्ट्रेस यानी प्रेशर, जो चेंज इन प्रेशर कितना निकाला हूँ, डीपी आया था ना, ये देखो कितना आया था, डीपी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेन पता होगा, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, यदि लेंथ है तो चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ होता है, लेकिन यदि वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ था, माइनस डी वी, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, वी। तो ये क्या हो जाएगा, डी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी वी अपान वी। डी पी क्या है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, माइनस डी वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम है आपका वी। तो जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और एक के क्या है, एक के होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। के क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वी यानी होता है वेलोसिटी, पहले हम आपको बता चुके हैं, वी मतलब वेलोसिटी, और वी को यदि हम कट मार देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यदि वी लिखेंगे तो वेलोसिटी समझना, और वी बना के थोड़ा सा कट मार देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो जो प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो ये आता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या हो जाएगा, डीपी बराबर माइनस के डी वी अपान वी, डीपी बराबर माइनस के डी वी अपान वी। तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी वी अपान वी अपान डी पी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यार समझ में तो आनी चाहिए ना, समझ में तो आना चाहिए। क्या है, डीपी बराबर क्या था, माइनस के डी वी अपान वी, यहाँ से निकल के आया था ना ये वाला। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपान वी। 1 मिनट यहाँ पर आप रुकिए। ओके, क्या होता है, डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी वी अपान वी, ये आपका था। तो क्या हो जाएगा, डीपी बराबर हो जाएगा माइनस के डी वी अपान वी। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा आपका डीपी अपान माइनस डी वी अपान वी। ये क्या हो जाएगा, बीटा बराबर के बराबर हो जाएगा। के क्या है आपका, बल्क मॉडुलस। तो जब बल्क मॉडुलस पता चल गया तो क्या निकालेंगे यहाँ पर आप, बीटा बराबर क्या होता है, 1/k। तो कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, बीटा बराबर हो जाएगा 1/dp, डीपी है ना, रो नहीं है, डीपी अपान माइनस डीवी अपान वी। तो कितना हो जाएगा, बीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस डीवी अपान वी अपान डीपी। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रख लेना, कई बार आपकी हेल्प हो जाएगी इस फार्मूले की सहायता से, आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर पाएंगे, या फिर रिलेशन भी कई बार आता है।
तो इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों फार्मूले इम्पोर्टेंट है, के बराबर और बीटा बराबर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिंपल सी बात है, हम आपको करवा दिए हैं। के बराबर कितना होता है और बीटा बराबर कितना होता है। एक और फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या है उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, डायरेक्ट फार्मूला या फिर उससे क्वेश्चन आते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बराबर होता है 1/रो, यानी बीटा बराबर क्या लिखा है, 1/रो डी रो अपान डी पी। ध्यान से सुनो इस चीज को, बीटा बराबर क्या लिखा है, 1/रो डी रो अपान डी पी। मैं एक साफ पेज में लिख के दिखाता हूँ इसको। बीटा बराबर 1/रो डी रो अपान डी पी। ये क्या होता है, रो क्या है आपका, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी। डी रो क्या होता है आपका, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। और डीपी क्या है आपका, चेंज इन प्रेशर, क्या है, चेंज इन प्रेशर। तो डेंसिटी में जो चेंजेस आया था, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ था, वॉल्यूम के कम होने से डेंसिटी क्या हुई थी, बढ़ गई थी। तो चेंज इन डेंसिटी क्या है, डी रो। डीपी क्या है, चेंज इन प्रेशर। रो क्या है, डेंसिटी। 1/रो डी रो अपान डीपी, इसको डायरेक्टली याद रख लो। और आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होता है, 1/के। के क्या है आपका, के आपका क्या है, बल्क मॉडुलस। तो के बराबर कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, रो डीपी अपान डी रो, रो डीपी अपान डी रो। इसको भी ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से ही हम लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है और गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है आसानी से निकाल पाएंगे। तो नोट करके लिखिए, आप नोट में लिखिए। नोट का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि हम निकालेंगे लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। तो आपको पता है जो लिक्विड होता है, लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से उसकी कंप्रेसिबिलिटी पर या उसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, उसकी डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम नहीं दबा सकते हैं। तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं। तो आप बताइए, मान लीजिए कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो, रो 1 है, डेंसिटी क्या है, रो 1 है। अब उसमें हम प्रेशर को बढ़ा दिए, तब भी डेंसिटी रो 1 ही है। यानी क्या हुआ, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं लेकिन डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो चेंज इन डेंसिटी कितनी हो जाएगी, चेंज इन डेंसिटी डी रो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। प्रेशर बढ़ाने पर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, तो चेंज इन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, बीटा बराबर क्या होता है, 1/2/डी पी। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो, डी रो कितना है, 0 है, 0/डी पी, तो कितना हो जाएगा, 0। बीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया है। किस केस में, लिक्विड केस में। तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो बीटा बराबर क्या होता है, 1/के। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि बीटा बराबर क्या होता है, लिक्विड के लिए जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है। और जो के होता है उसको क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बीटा बराबर क्या होता है, 1/के। तो आप ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/बीटा। तो बीटा का मान 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। के बराबर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो बीटा बराबर कितना है, 0। यानी जो लिक्विड होता है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है।
नोट करके लिख लो इस चीज को। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? लिक्विड को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? 0 है। और कंप्रेसिबिलिटी 0 क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है, बहुत ही ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? 0 है। नोट का दूसरा पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। तो आप बताइए गैस क्या है? गैस एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, क्योंकि यदि हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ती है। गैस क्या है? एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है। कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब उसकी डेंसिटी इनिशियल में ρ1 थी, तो प्रेशर लगाने के बाद P1 प्रेशर पर उसकी डेंसिटी क्या थी? ρ1 थी। और P2 प्रेशर पर उसकी डेंसिटी क्या हो गई? ρ2 हो गई। यानी डेंसिटी चेंज हो रही है। डेंसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन डेंसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो 0 के बराबर तो नहीं हो सकती। तो जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, गैस की जो डेंसिटी होती है वो चेंजेबल होती है, क्योंकि गैस एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो जब कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे बीटा बराबर 1/ρ डी रो अपॉन डी में, तो डी रो की कोई वैल्यू होगी, चेंज इन प्रेशर भी कुछ होगा, इनिशियल डेंसिटी भी कुछ होगी, तो बीटा कोई ना कोई मान आएगा, बीटा कोई ना कोई मान आए, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो बीटा 0 नहीं हो सकता, बीटा इसका 0 नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से के का मान भी 0 नहीं हो पाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सारांश क्या निकल के आता है? कंप्रेसिबिलिटी पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बीटा बराबर क्या होता है? 1/k, यानी कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसके अलावा आपको एक फार्मूला याद रखना है कि बीटा का जो पास्कल इनवर्स होता है निकाल लेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि dp बराबर होता है -k dv/v। तो k बराबर कितना हो जाता है? dp/-dv/v। इस चीज को भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा बीटा बराबर क्या होगा? -dv/v/dp। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फिर बीटा बराबर 1/ρ डी रो अपॉन dp, और के बराबर रो dp अपॉन डी रो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कंप्रेसिबिलिटी से, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और साथ के साथ लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस 0 नहीं होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जो अभी तक हम पढ़े हैं, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट डेंसिटी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। ये क्वेश्चन तो हम कल ही डिस्कस कर लिए थे, कहाँ तक? यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, एक जार है। पहली बात तो इसको करने से पहले कर लीजिए, इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक जार है, अ जार इज फिल्ड विथ अ लिक्विड अप टू द मार्क ऑफ 1 लीटर। एक जार है, यहाँ पास मान लीजिए फिर मार्किंग की गई है। इस जार में क्या की गई है? मार्किंग की गई है कि यहाँ तक ये लिक्विड फिल होगा तो 1 लीटर होगा, यहाँ तक फिल होगा तो 2 लीटर होगा। ठीक है, तो अ जार इज फिल्ड विथ अ लिक्विड अप टू द मार्क ऑफ 1 लीटर। यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल हुआ है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। जो वाटर है आपका, ये वाटर भरा हुआ है जार के अंदर, ठीक है ना, कोई लिक्विड है। वाटर तो यहाँ लिखा नहीं है, कोई लिक्विड है, जो कि 1 लीटर मार्क जहाँ पर लिखा हुआ है वहां तक फिल हुआ है। एंड वेट ऑफ द लिक्विड इज फाउंड टू बी 5.5 न्यूटन। उसका जो वेट है लिक्विड का वो कितना है आपका? 5.5 न्यूटन। 5.5 न्यूटन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड विल बी अप्रॉक्सीमेटली, आपको वेट दिया हुआ है, निकालना क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक जार था, इस जार में लिक्विड भरा हुआ है 1 लीटर तक। 1 लीटर का मतलब क्या हुआ?
मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको जो वेट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? वेट। वेट आपको दिया हुआ था 5.5 न्यूटन पर लीटर दिया हुआ था। 1 लीटर में इतना था। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे जब इसको, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 न्यूटन अपान, ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो वेट बराबर कितना हो जाएगा अब? 5.5 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, अपान मीटर क्यूब हो जाएगा, अपान मीटर क्यूब। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा? 5.5 इंटू 1000 मीटर क्यूब। तो वेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, वेट इज इक्वल टू 5500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 5500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेट बराबर 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आपसे पूछे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला तो आप पढ़े हैं। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड आपका है यानी सैंपल जो भी है, डेंसिटी ऑफ सैंपल या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर। तो यहाँ पर तो डेंसिटी दी नहीं हुई है, तो फार्मूला को हम कन्वर्ट कर लेंगे वेट में। वेट ऑफ सैंपल अपॉन वेट ऑफ किसका? वाटर का। तो आपका निकल के आएगा, वेट ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है आपको? कितना निकल के कितना आया? 5500 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 5500 न्यूटन पर मीटर क्यूब आया था। और वेट ऑफ वाटर कितना होता है? किलो न्यूटन में कितना है? 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 1000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसका आंसर निकल के आएगा 0.56, 0.56, आई थिंक 0.56 इसका आंसर आएगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द मास डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इफ द मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 789 क्यूबिक मीटर, टेकिंग g इज इक्वल टू 9.806 मीटर पर स्क्वायर, स्क्वायर सेकंड है नहीं, हाँ वही सेकंड स्क्वायर है। स्पेसिफिक वैल्यूम, कुल मिला के बात है कि आपको मास डेंसिटी दिया हुआ है फ्लूइड का, यानी डेंसिटी दिया हुआ है 789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ये किलोग्राम है। और आपको जी दिया हुआ है कि आप ले लेना 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, स्क्वायर सेकंड यानी सेकंड स्क्वायर है। आपसे पूछा स्पेसिफिक वैल्यूम बता देना, स्पेसिफिक वैल्यूम। तो आपको हम एक रिलेशन पढ़ाए थे, रिलेशन क्या था? स्पेसिफिक वेट वाला। स्पेसिफिक वेट क्या था? गामा इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस क्या था? mg अपॉन वॉल्यूम, यानी गामा बराबर कितना आया था? m अपॉन फिर क्या होता था? रोजी, गामा बराबर रोजी आया था। तो इसका रिलेशन होता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वेट। क्या होता है? स्पेसिफिक, FPECI, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम निकालना है ना आपको, वॉल्यूम निकालना है। वेट आपको दिया हुआ है 1 अपान रो, कितना दिया हुआ है? रो आपको दिया हुआ है 789, कितना दिया हुआ है? 789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.806। इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पास करके दिखाते हैं। हमसे पूछा था वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, 1/स्पेसिफिक वेट होता है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आप अब इससे निकाल पाएंगे वॉल्यूम।
तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? देखिए सिंपल सी बात है, पहले यूनिट को समझ लेते हैं। किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, इधर तो दिख नहीं रहा होगा, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब इंटू मीटर अपान सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? न्यूटन का। अच्छे तरीके से आपको हम करवाए थे कि F बराबर कितना होता है बेटा? ma। तो m का क्या होता है? मास का किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का होता है न्यूटन। तो कहीं भी किलोग्राम मीटर अपान सेकंड स्क्वायर लिखा तो क्या लिख पाएंगे आप? न्यूटन। क्या लिख पाएंगे? न्यूटन। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? जो यूनिट होगी ये वाली, ये आएगी आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब में। किस में आएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम बराबर आपका था 7 पॉइंट कितना था, 1 मिनट, 700। ओके ओके, वी बराबर था आपका 1/789 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 9.806। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में। किस में होगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ये निकल के आता है 0.000129 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप किस में दिए हुए हैं? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, यानी क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब अपन किलो न्यूटन में दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट देखिए, ये आपका आ रहा है 0.0129। यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। v बराबर कितना है? 1/789 इंटू 9.806। ठीक है, इसको आप जब फॉलो करेंगे तो ये आएगा 0.00129 अपान न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जब इसको आप बदल, इतना हो जाएगा 0.00, एक जीरो और यहाँ पास होगा, 129 मीटर क्यूब अपान न्यूटन। अब किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.129 मीटर क्यूब अपान किलो न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 0.129 मीटर क्यूब अपान किलो न्यूटन। एक ही फार्मूला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है 1/, स्पेसिफिक वेट। वैल्यू पुट कीजिए डेंसिटी की और ग्रेविटी की और सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अरेंज द फॉलोइंग मीडिया सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू देम। आपको कुछ मीडिया दिया हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। आपको उसको ऑर्डर में फिट करना है कि स्पीड ऑफ साउंड किसमें ज़्यादा होगी, फिर किसके बाद किसमें कम होगी। तो सॉलिड्स क्या होते हैं ये तो सबको पता है। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? बहुत ही पास पास में होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही पास पास में होते हैं। किसमें? सॉलिड केस में। जबकि लिक्विड केस में क्या होते हैं? लिक्विड केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, ऐसे होते हैं। एक किसकी बात है? लिक्विड की बात है। जबकि गैस के केस में तो बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरीके से होते हैं गैस के केस में। तो स्पीड ऑफ साउंड किसमें ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी? जिसके मॉलिक्यूल्स जितना पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी उससे कम होगी, और इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड की होगी। फिर किसकी होगी? सॉलिड की होगी पहले। फिर किसकी होगी? लिक्विड की। फिर किसकी होगी? गैस की। जिसके मॉलिक्यूल्स जितना पास होंगे उतना डेंस होगा, सीधी सी बातें हैं, वो डेंस होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ज़्यादा होता है। आपको पता होगा जो रेल की पटरियाँ होती हैं, रेल की पटरियों में आप थोड़ा सा धक्का दो, दूर तक आवाज़ जाती है। क्यों जाती है? या फिर जब रेल, यानी जो ट्रेन होता है, तो जब ट्रेन कहीं से, मान लीजिए रेल की पटरी है,
और यहाँ फिर ट्रेन आ रही है, यहाँ फिर ट्रेन आ रही है, यहाँ फिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यदि आप यहाँ कान लगा के सुनेंगे ना, कभी लगाना मत, तो थोड़ा-सा इसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। क्यों आती है? सॉलिड है। ये जो पटरी है, रेल की जो पटरियाँ हैं, ये क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? स्पीड उसमें ज़्यादा होती है। फिर किसमें स्पीड ज़्यादा होगी? साउंड की, लिक्विड में। फिर किसमें होगी? गैस में। तो एक रिलेशन बिल्डअप कर दिया मैंने। देखो, रिलेशन क्या था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड ऐसे बना लेना, स्पीड ऑफ साउंड। नोट करके एक पॉइंट को लिख लो कि स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, अरे सॉरी ये नहीं होगा, इस तरीके से होगा, स्पीड ऑफ साउंड। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। यानी स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहले सॉलिड का, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो ये स्टेटमेंट याद रखना समझ के कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी का। डेंसिटी ज़्यादा जिसमें होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। एक लिक्विड है, एक वाटर में मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है या फिर सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर है, लिक्विड का मतलब क्या हुआ? एक लिक्विड है, क्या है? फ्लूइड ही है। लिक्विड क्या है? एक फ्लूइड ही है। तो द वेरिएशन इन द वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम पहले क्या था? V1 था। एक वाटर में लिक्विड भरा हुआ था जिसका वॉल्यूम V1 था, उसमें प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम V2 हो जाता है। मतलब वॉल्यूम में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। वो दबेगा तो वॉल्यूम उसका कमेगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो अभी अभी पढ़े हैं आप, क्या होता है? ये होता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, बीटा। तो जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, लिक्विड को जब कंप्रेस करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है, वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बराबर क्या होता है? बीटा बराबर होता है 1/k। यानी बीटा का क्या होता है? पास्कल इनवर्स। क्योंकि के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1/पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 पास्कल होता है। तो पास्कल इनवर्स हो जाएगा। बाकी सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलरिटी क्या है, विस्कोसिटी, सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी, इसका रिलेशन बताओ। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी पढ़ा है ना। बीटा क्या होता है? बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। यानी बल्क कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं छोटे छोटे जो आपके एग्जाम होते हैं एएन जेएन के। आपको लगता है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, नहीं, एग्जाम में छोटी छोटी और इजी चीज़ें आती हैं, मॉडरेट लेवल की चीज़ें आती हैं। ना तो बहुत इजी होता है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ये होता है कि आप पढ़े किस तरीके से हैं। फ्लूइड्स चेंज द वॉल्यूम अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्वेश्चन सब इंजीनियर में आया हुआ था। सब इंजीनियर जो एग्जाम था ना 2017-18 वाला, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो फ्लूइड चेंज द वॉल्यूम अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर, जब प्रेशर लगाते हैं तो फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज होता है, वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, द बल्क मॉडुलस इज गिवन बाय 25 गीगा पास्कल। आपको बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 25 गीगा पास्कल। अब आपसे पूछ रहा है कंप्रेसिबिलिटी बता दो। मैंने बोला ठीक है भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, बता तो रहा हूँ। देखो, बल्क मॉडुलस आपको दिया है, यानी क्या दिया हुआ है? कितना दिया है? 25 गीगा पास्कल। आपको क्या निकालना है? बीटा निकालना है। क्या निकालना है? बीटा, यानी कंप्रेसिबिलिटी। एक चीज बताओ कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 6 पास्कल। 1 गीगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर 9 पास्कल। तो जो आपको ये दिया हुआ है बीटा बराबर 25 गीगा पास्कल, तो इसको क्या लिख सकते हैं?
बीटा क्या के दिया हुआ है, जो के बराबर दिया हुआ है 25 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 पास्कल लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 पास्कल। हमें निकालना क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। तो फार्मूला तो पता है, बीटा बराबर क्या होता है 1/k, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 1/बीटा। सिंपल है, ये फार्मूला होता है। तो आप निकालिए इसको, बीटा बराबर हो जाएगा 1/25 इंटू 10 की पावर 9, यानी 0.04 अपान 10 की पावर 9। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एक दूसरा तरीका यह हो सकता है, इसको बीटा बराबर आप यदि इसको 100 कर देंगे ऊपर, ये क्या 25 है, नीचे कितना है आपका, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आपका 10 की पावर 9 है। तो क्या हो जाएगा 25 चौक 100, और ये कितना आ जाएगा आपका बीटा बराबर 4 अपान 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9, यानी बीटा इज इक्वल टू 4 अपान 10 की पावर 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -11। तो जो बीटा का मान आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -11। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विकली कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। आपको क्या दिया हुआ था, बल्क मॉडुलस निकालना क्या था, आपको कंप्रेसिबिलिटी निकालनी थी। बल्क मॉडुलस दिया हुआ था, कंप्रेसिबिलिटी निकालनी थी। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। आपको क्या क्या दिया हुआ था, बल्क मॉडुलस यानी आपको क्या दिया हुआ है 25 गीगा पास्कल। तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। ओके, फार्मूला पता है, बीटा बराबर क्या होता है 1/k होता है, यानी 1/25 इंटू 10 की पावर 9। तो क्या आ जाएगा आपका, यदि ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, छोटे बच्चों वाला खेल है यार, 25 चौको 100, और 100 कितना होता है 10 की पावर 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 10 की पावर 11 हो जाएगा। बीटा बराबर 4 अपान 10 की पावर 11, यानी 4 इंटू 10 की पावर -11। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन एज 5 इंटू 10 की पावर -11। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू बी कंप्रेस। बीटा का मान क्या दिया हुआ 5 इंटू 10 की पावर -11 पास्कल दिया हुआ है, पास्कल इनवर्स लिखा है यहाँ पास ना, मतलब पास्कल की पावर -1। आपको बीटा दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, बल्क मॉडुलस यानी के निकालना है। क्या निकालना है, के किस में निकालना है, गीगा पास्कल में। तो गीगा पास्कल यानी आपको 10 की पावर 9। ओके, निकालते हैं, चलिए सिंपल है यार, रिलेशन तो पता है ना, क्या हो जाएगा के बराबर 1 बटे बीटा। तो के बराबर 1/5 इंटू 10 की पावर -11 है, -11 है। तो कैसे निकालेंगे इसको आप, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 11 हो जाएगा। 10 की पावर 11 मतलब 10 की इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10, ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 इंटू 5 टू जा 10, तो 10 20 20 इंटू 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 क्या होता है आपका, ये पास्कल में है, किस में है, पास्कल में। तो 10 की पावर 9 पास्कल को क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर 9 पास्कल को आप लिख सकते हैं गीगा पास्कल, यानी 20 गीगा पास्कल, 20 गीगा पास्कल। समझ में आ गया होगा यार, सिंपल है। 1/5 की पावर -1/5 इंटू 10 की पावर -11 था, तो इस -11 को ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 की पावर 11 को क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर 11 को 10
इंटू 10⁻9 इंटू 10, ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो 5 टू जा कितना हुआ 10, तो 10 टू जा 20, 20 इंटू 10⁻9 पास्कल, तो 10⁻9 पास्कल क्या होता है गीगा पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, वीडियो को यहीं पास हम रोक देते हैं। ओके, कोई बात नहीं।